देखिए क्या लिखे हैं, सीधे सी बात है भाई। कोई पूछेगा उत्सर्जन किससे कहते हैं, तो कहिए ना कि हमारे शरीर से, कहां पर हुआ, हाला नहीं करना है, खूब प्रेम से समझिए, हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हम लोग के शरीर में जो क्या होता है, जो नाइट्रोजन जो बनता है, अमोनिया बनता है, इससे बहुत सारा क्या होता है, विषैला गैस जो बनता है, उसका क्या होना, शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोलिए, उत्सर्जन। इस उत्सर्जन जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, उत्सर्जी पदार्थ, इस उत्सर्जी पदार्थ में आता है आपका अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया, एक होता है हम लोग का यूरिक अम्ल। यह क्या है, यह क्या है बोलिए, यह मानव शरीर क्या है, यह उत्सर्जी पदार्थ। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग कहते हैं यूरिक अम्ल, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड। और यही यूरिक एसिड लोगों का हो जाता है, बढ़ जाता है, तो लोगों का क्या होता है, देख रहे हैं ना, एड़ी में लगता है क्या चुभ रहा है, सुई, और एड़ी में क्या होता है, दर्द होता है, क्या होता है, दर्द। उनसे क्या हो जाए होगा, खाड़ा उन लोगों से अधिक देर, वो लोग चलते हैं तो पैर में क्या होता है, दर्द होता है, तो बुझ जाए कि क्या हो गया है, यूरिक एसिड का हो गया है, बढ़ गया है। और यूरिक एसिड क्या करता है, लोग जांच भी कराता है। जब यूरिक एसिड की मात्रा जब क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारे पैर के कहा जो तलवा होता है, तलवा एड़ी, उस सबसे अधिक कहां दर्द होता है, एड़ी में। तो यूरिक अम्ल और कुछ नहीं, क्या है, वह शरीर का एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ। इसका शरीर से निकल जाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर शरीर से क्या होता है, नहीं निकलता, शरीर में क्या होगा, विभिन्न प्रकार का बीमारी होगा, एक प्रकार का नहीं, विभिन्न प्रकार का। जितनी सारी बीमारियां जो होता है वो हम लोग के कहां शुरू होता है, कोई भी जीव जंतु से कहां से, पेट से ही क्या होता है, शुरू होता है। पादप का चर्चा तो हम लोग कर ही लिए हैं। आज जो भी उत्सर्जन हम लोग पढ़ेंगे वह सारा का सारा उत्सर्जन क्या होगा, जंतु से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, जंतु से। ठीक है, किससे संबंधित होगा, जंतु से होगा। अब कहे कि तुम लोग आते तो उसको बंद नहीं करके नहीं आते आप लोग। देख ली ये क्या है बताइए, यूरिक अम्ल, यानी कि यूरिक एसिड की जब मात्रा जब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कहाँ, हम लोग के शरीर में, तो एड़ी में क्या होता है, दर्द शुरू होता है। क्या शुरू होता है, दर्द। हालांकि यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अब है ये जो उत्सर्जन जो होता है, क्या होता है, उत्सर्जन। इस उत्सर्जन के प्रकार की चर्चा करें, यह उत्सर्जन जो होता है क प्रकार का होता है। ठीक है, यह उत्सर्जन जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। क प्रकार का होता है, 3 प्रकार। कोई पूछेगा उत्सर्जन क प्रकार का, क्या कहेंगे हम, 3 प्रकार। उत्सर्जन क प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, लेकिन तीनों का तीनों हम लोग से संबंधित नहीं है। लेकिन जितना जीव सब, कोई ना कोई जीव का होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, आ ही जाएगा। तो आपका कौन है, एक होता है अमीनोटेलिज्म, एक होता है कौन, अमीनोटेलिज्म। कौन होता है बताइए, एक होता है अमीनोटेलिज्म होता है, एक होता है यूरोटेलिज्म, एक होता है कौन, यूरोटेलिज्म, एक होता है कौन, यूरिक। यूरिक पूछते हैं कथी, एक होते हैं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म।
यानी कि जो उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन, यह उत्सर्जन होता है 3 प्रकार का। कौन होता है? एक होता है अमीनोटेलिज्म, एक होता है यूरेटोटेलिज्म, और एक क्या होता है? यूरिकोटेलिज्म। ये जो अमीनोटेलिज्म जो होता है, इसमें अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होता है। कौन अम्ल? अमीनो अम्ल। और शरीर से अमीनो अम्ल का जो उत्सर्जन होता है वही जीव का कर सकता है, इसका उत्सर्जन कर सकता है। यानी कि इस अमीनोटेलिज्म के उत्सर्जन के लिए, इसके होगा तो इसके उत्सर्जन के लिए हाँ, अमीनोटेलिज्म जीव, इस अमीनोटेलिज्म समूह के अंदर जो जीव आता है, उस जीव के अंदर अमीनो अम्ल पाए, उसमें उत्सर्जित पदार्थ में क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल। और इसके उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होता है? तो अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होता है। अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो उत्सर्जन जो होता है, यह जलीय जीव में होता है। कहां होता है? जलीय जीव में। किस जीव में होता है? कोई अगर आपसे कोई पूछ दिया कि एमिनोटेलिज्म जो होता है, इसमें किसकी प्राथमिकता सबसे अधिक होता है? तो अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन सा जीव करता है? तो इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होता है, और अधिक जल की आवश्यकता तो हम लोग को है नहीं है, तो इसका प्रयोग कौन करता? किसमें होता है? तो जलीय जीव। जितने भी जलीय जीव होता है, आप देखिएगा, कोई भी क्या हो, जलीय जीव हो, उन सारे जलीय जीव में क्या होता है? यही उत्सर्जन तंत्र पाया था। कौन? अमीनोटेलिज्म। कौन? अमीनोटेलिज्म। किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन सा जीव करता है? इसका उत्सर्जन कौन करता है? जलीय जीव। यह किस परिस्थिति में कहां होता है? तो देखिए, इसके अमीनो अम्ल के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की क्या होता है? आवश्यकता होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल का जो उत्सर्जन होता है वह जलीय जीव के लिए होता है। यानी कि जलीय जीव क्या करते हैं? इसका उत्सर्जन कौन जीव उत्सर्जन करता है? और आपसे कोई पूछ जाए कि अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन सा जीव करता है? जलीय जीव। क्यों? क्योंकि इसके लिए जल की आवश्यकता अधिक होता है। किसकी आवश्यकता होता है बताइए? जल। इसमें किसी को दिक्कत है? हो तो बोलिए। यह जो आपका क्या होता है, जो यूरियोटेलिज्म जो होता है, यूरियोटेलिज्म, इसमें यूरिया की मात्रा अधिक होता है। किसकी मात्रा? यूरिया की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि यूरियोटेलिज्म, कौन? यूरियोटेलिज्म में किसकी मात्रा अधिक होता है? बोलिए। यूरिया। किसकी मात्रा अधिक होता है? यूरिया की मात्रा अधिक होता है। और यह उत्सर्जन किसमें होता है? तो यह उत्सर्जन होता है कहां? तो जितने जो स्थलीय जीव होता है, कौन? स्थलीय जीव में क्या होता है? उत्सर्जन होता है। हम कह सकते हैं यूरिया का उत्सर्जन कहां होता है? तो स्थलीय जीव में। अब स्थलीय जीव में बोलिए कितना? अरे हम लोग स्थलीय जीव ना है, और इसमें यूरियोटेलिज्म में जल की आवश्यकता उतना अधिक नहीं होता है। जल की आवश्यकता उतना अधिक नहीं होता है। ठीक है। अब ये जो क्या है आपका यूरिकोटेलिज्म है, कौन बताइए? यूरिकोटेलिज्म। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका पाया जाता है कौन? यूरिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? यूरिक अम्ल। कौन? यूरिक अम्ल। और इसमें यह जो होता है, यह जो यूरिकोटेलिज्म जो उत्सर्जन का क्या एक प्रकार है, तो यह उत्सर्जन कौन सा जीव में होता है? तो यह उत्सर्जन होता है कहते में सरीसृप कहिए, और क्या कह सकते हैं हम लोग? उभयचर में। सरीसृप और कुछ में उभयचर, या सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी में। सरीसृप और पक्षी में क्या होता है? यूरिकोटेलिज्म में उत्सर्जन होता है, यानी कि उसमें यूरिक अम्ल का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब चूंकि सरीसृप और पक्षी में यह क्या होता है? तो क्योंकि इसमें जल की कथी आवश्यकता बहुत कम होता है। जल की आवश्यकता क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है। किसकी आवश्यकता बताइए? जल की। आप देखे हुए कि सांप को पानी पीते हुए बहुत कम, चिड़ई चुरमुन को पानी पीते हुए क्या बहुत कम, वो क्या करता है? बहुत कम पानी पीता है।
और यही कारण जब हम लोग क्या करते हैं, पानी का यूज क्या कर देते हैं बहुत कम, तो यूरिक एसिड की मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर कहता क्या कीजिए, पानी खूब पीजिए, पानी क्या कीजिए खूब। जब पानी खूब पियेंगे तब क्या होगा, शरीर का जो यूरिक एसिड क्या होगा वो खत्म होगा, क्योंकि यह उसी जीव में पाया जाता है जिस जीव में क्या होता है, जिस जीव को जल की आवश्यकता बहुत कम। तो यूरिकोटेलिज्म जो होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। यह कौन सा जीव होता है, तो सरीसृप पक्षी। अब सरीसृप में जितना रेंगने वाला जीव है सब सरीसृप है, पक्षी में जितना धरती पर चिड़िया सब कहाँ, इसी यूरिकोटेलिज्म में आता है। एक होता है कौन, यूरोटेलिज्म। कौन, यूरोटेलिज्म। इसमें यूरिया की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। किसकी मात्रा अधिक होता है, यूरिया की मात्रा अधिक होता है। और यह कहाँ होता है, स्थलीय जीवों में उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन कहाँ होता है, इनमें होता है, स्थलीय जीव में उत्सर्जन होता है। इसमें जल की आवश्यकता क्या होता है, उतना अधिक नहीं होता है जितने की चाहिए। लेकिन जब कहां चलते हैं, एमिनोटेलिज्म में जाते हैं, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है अमीनो अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। और इसमें उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होता है। इसलिए एमिनोटेलिज्म का जो उत्सर्जन जो होता है, यह क्या होता है, जलीय जीव। और जल के अंदर जितने प्रकार का होते हैं जीव पाए जाते हैं, सारे में क्या होता है, यह उत्सर्जन होता है। किसमें, जलीय जीव। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है, बोलिए, हो तो बोलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कथी, इसके बाद जो जंतु होता है ना, कौन, जंतु। हम लोग क्या है, हम लोग क्या है बउआ, जंतु है। तो जंतुओं में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप बनने वाला उत्सर्जित पदार्थ के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। किसमें, जंतुओं में, जंतुओं में, जंतुओं में उपापचयी, उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, जंतुओं में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, जंतुओं में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप प्राप्त उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, यह क्या है, अलग, वह उत्सर्जन का प्रकार हो गया। यह है क्या है, जंतुओं में जो उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया यानी हम लोग शरीर में जो डाइजेशन होता है, जो पचता है, तो उपापचयी क्रिया के बाद जो क्या होता है, जो उत्सर्जी क्या होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, उसी उत्सर्जी पदार्थ के बारे में क्या करना है, पढ़ना है कि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, हम लोग शरीर से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले क्या है, CO2। कौन, CO2। कौन, CO2। यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। कौन पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। और यह CO2 जो होता है, यह श्वसन के दौरान क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह श्वसन के दौरान, यह श्वसन के दौरान उत्पन्न होता है। यानी कि CO2 जो है वो अभी क्या है, एक मानव का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और यह कब उत्पन्न होता है, बोलिए, बोलिए कब, तो यह श्वसन के दौरान। जल, जल देखिए, हम लोग शरीर से जल भी निकलता है, निकलता है। तो जल जो होता है, जल क्या होता है, जल क्या है बताइए, जल जो है हमारे शरीर के तापमान को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। यानी हम कह सकते हैं ये कौन, मानव शरीर के लिए जल जो है, मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। कौन, जल आवश्यक है। लेकिन याद रहे, जल की मात्रा, जल की मात्रा जब क्या होगा, अधिक होगा। जल तो हमारे लिए क्या है, आवश्यक तो है भाई, जल क्या है, आवश्यक है। लेकिन जब जल की मात्रा क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, क्या होता है बोलिए, जब जल की मात्रा क्या होता है, आवश्यकता से क्या होता है, अधिक होता है, तो वह हानिकारक होता है, तो वह हानिकारक होता है। तो हानिकारक में क्या होगा, हानिकारक होता है। अब समझिए क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब आवश्यकता से जब पानी जब क्या करते पी लेते हैं, तो हम लोग का जो आंख है, आंख का होता है, आंख का होता है, फूल जाता है और लगता है कि आंख का हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, बहुत बेचैन क्या हो जाएंगे हम लोग, कहते हुए हम लोग बहुत बेचैन। इसलिए जल हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जल जरूरी है। लेकिन आवश्यकता से अधिक क्या करता है बोलिए,
और यह जल जो होता है, यह जल, कौन जल, यह जल जो होता है, अब सर यह जलीय जीव के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो यह जलीय जीव के शरीर में, जलीय जीव के शरीर में, जलीय जीव के शरीर में विसरण से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? विसरण से प्रवेश करता है। यानी कि जो जीव पानी में ही रह रहा है, पानी में है, तो उसके शरीर में पानी कहां से प्रवेश करेगा? तो जो जलीय जीव के शरीर में विसरण के द्वारा क्या होता है? जल का प्रवेश होता है। अगर सवाल में पूछ दिया जाए कि जलीय जीव के शरीर में जल का प्रवेश कहां से होता है, तो हम क्या कहेंगे? बोलिए, विसरण से। कहां से होता है? विसरण से। विसरण से क्या होता है? जलीय जीव के शरीर में क्या होता है? जल का प्रवेश होता है। यह जल क्या है? मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हमारे शरीर में हो जाता है, क्या करता है? हमारे लिए हानि भी करता है। क्या करता है? हानि भी करता है। CO2 का एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, यह श्वसन द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। किसी को दिक्कत है? बोलिए, बोलिए, है? अब है कौन? रासायनिक पदार्थ। कौन? हमारे शरीर से क्या होता है? कुछ उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ भी निकलता है। क्या निकलता है? कौन पदार्थ? रासायनिक पदार्थ। यानी कि हम कह सकते हैं जंतुओं के शरीर से जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन में रासायनिक पदार्थ कौन कौन है? तो कह सकते हैं कुछ खनिज लवण होता है। कौन? खनिज लवण, हार्मोन। ये क्या है? यह भी एक प्रकार का है उत्सर्जी पदार्थ यानी कि हार्मोन हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। उसके बाद हार्मोन के साथ हम जो क्या कहते हैं, जो दवाएं खाते हैं ना, दावा का भी क्या होता है? निष्कासन हो जाता है। क्या होता है? निष्कासन। तो दावा खाते हैं ना, दावा, यह भी क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। कौन? दावा। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। यानी कि रासायनिक उत्सर्जी पदार्थ भी हम इसको कह सकते हैं कि सर मानव शरीर के रासायनिक उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? तो खनिज लवण है, हार्मोन है। हम जो क्या करते हैं? दावा क्या करते हैं? खाते हैं। वह दावा का भी क्या होता है? निष्कासन होता है। वो भी क्या एक प्रकार का रासायनिक क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। दूसरा होता है कौन? पीत वर्णक। एक कौन होता है? रासायनिक उत्सर्जी पदार्थ है, बोलिए, पीत वर्णक। अभी पीत वर्णक क्या है? कौन बताइए? यह पीत वर्णक, यह जो होता है कहां? तो यह उपापचयी क्रिया के दौरान क्या होता है? इसका निर्माण होता है। कोई पूछेगा पीत वर्णक का निर्माण कब होता है, तो कह सकते हैं कि जो पीत वर्णक होता है ना, पीत वर्णक का निर्माण उपापचयी का निर्माण उपापचयी क्रिया के दौरान होता है। दौरान होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पित्त वर्णक का निर्माण कहां होता है, तो हम क्या कहेंगे? बोलिए, किसके द्वारा? तो उपापचयी क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के दौरान? उपापचयी क्रिया के दौरान हम लोग शरीर में क्या होता है? पीत वर्णक का क्या होता है? निर्माण होता है। ये सुने लोग बोलते हैं पीत पीत पीत, तो पीत वर्णक का निर्माण कहां होता है? बोलिए, बोलिए। जैसे कौन कह सकते हैं? इसी पीत वर्णक में आता है कथी? यूरोक्रोम। क्या होता है? बोलिए, यूरोक्रोम जो है एक प्रकार का क्या है? यह उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन यह पीत वर्णक का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, बोलिए, पीत वर्णक का उदाहरण। कौन? उसके बाद बाइलुरुबिन है। कौन है? बोलिए, बाइबलुरुडीन। या उसके बाद कह सकते कौन? बाइलुरुडीन, बाइलुरुडीन, बाइलुरुडीन। ये सब क्या है? तो यह सब क्या है? यह सब उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ कौन? पीत वर्णक। और आप घर से पढ़ के क्या किए रहते? आए रहते बुक, तो आपको क्या होता है? यह सारा बात क्या होता है? सारा का सारा आपके किताब में क्या है? यह लिखा हुआ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? पढ़ करके आते नहीं। पढ़ के आए रहते, कोनो प्रकार की इसमें क्या होता? दिक्कत नहीं होता। अब है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। अगला क्या होगा? हम बताइए। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यानी कि हम लोग शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त जो क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? निकलता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजनी युक्त वर्ज्य पदार्थ,
यह कौन होता है? अमीनो अम्ल। कौन अम्ल बोलिए? अमीनो अम्ल। यह क्या है? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, वर्ज्य पदार्थ में कौन? अमीनो अम्ल, यूरिया और क्या होता है? यूरिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। अब जो है वह है का बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन। कौन जंतु में? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन। किसमें पढ़ना है बबू हम लोग को? अब पढ़ना है बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन। देखा उसका बहुकोशिकीय जंतु में कथी? उत्सर्जन। तो बहुकोशिकीय जीव में हम लोग एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय हैं, बोलिए ना। तो हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय है। तो हम लोग की तरफ और भी क्या है? बहुत सारा क्या है? जीव है। क्या है? और भी जीव है जो बहुकोशिकीय है। उसमें अब क्या होता है? श्वसन बोल रहा हूं, उत्सर्जन कैसे होता है? तो एक समूह होता है कौन? पॉरीफेरा। कौन? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एवं सिलेंट्रेटा। ये पॉरीफेरा और जो सिलेंट्रेटा है ये आप 9th क्लास में पढ़े हुएगा जंतुओं के वर्गीकरण में। पॉरीफेरा समूह कौन? सिलेंट्रेटा जंतुओं में उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। यानी कि पॉरीफेरा और कौन? सिलेंट्रेटा जंतु, जो दोनों क्या है? वर्ग है। कौन? पॉरीफेरा और कौन? सिलेंट्रेटा। इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं उन सारे जंतुओं में उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। और ये जो दोनों जो क्या है, यह जो दोनों जो समूह जो है कौन? पॉरीफेरा और कौन? सिलेंट्रेटा। यह जलीय जीव का समूह है। यह कौन जीव? तो यह जलीय जीव का समूह है। यानी कि जो जलीय जीव, कौन जीव? जलीय जीव जो होता है उसी क्या है? समूह है। इसमें जेलीफिश, कौन? जेलीफिश, साइकॉन, हाइड्रा इसका क्या है? उदाहरण है। जेलीफिश, साइकॉन, हाइड्रा यह क्या है? तो यह इसी पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा समूह के है। और यह जो होता है ना, इसका शरीर जो होता है किसका? पॉरीफेरा समूह और सिलेंट्रेटा समूह के जो जंतु का जो क्या होता है? शरीर होता है। यानी कह सकते हैं इस समूह के जीव जो होते हैं हमेशा जल के संपर्क में रहते हैं। जल के संपर्क में रहते हैं। इसमें देखिए यह जो है 3 वह है, यह आपके लिए नहीं है। बस यह हम आपको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाए, पॉरीफेरा समूह और सिलेंट्रेटा समूह के बारे में भी क्या हो जाए? जानकारी हो जाए। बस आपको याद रखना है कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा जंतु में उत्सर्जन जो होता है वह विसरण द्वारा होता है। या संजोग से पूछ दिया जेलीफिश में उत्सर्जन कैसे होता है, साइटोन में उत्सर्जन कैसे होता है, हाइड्रा में उत्सर्जन कैसे होता है, एस्पाइजिला है कि एस्पाइयो? हाँ, एस्पाइजिला नहीं है, एस्पायोजिला है। एस्पायो उसमें क्या होता है? इसी को हम लोग एस्पोजिला भी कहते हैं। यह जो जीव जो है कौन? एस्पोजिला जो है वह क्या है? इसमें जो क्या होता है? उत्सर्जन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। इसमें दिक्कत है किसी को बहुकोशिकीय जीव में पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा समूह के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो बस आपको इतना ही उतारना है, आपको इसके इधर नहीं जाना है। बस का जानकारी रखिए, मन का तो उतार भी सकते हैं। जेलीफिश, साइटोन, हाइड्रा, एस्पोजिला क्या है? इसका उदाहरण है।
यह जलीय जीव का समूह है। इसका जो जीव होता है वो हमेशा जल के संपर्क में क्या होते हैं, रहते हैं। कौन? अब एक आप लोग पढ़े हुए एक और जीव, प्लेटी हेल्मेंथिज, हेल्मेनेथिज होता है, प्लेटी हेल्मेनेथिज, प्लेटी हेल्मेनेथिज। यह भी क्या है प्रकार का बताइए? एक प्रकार क्या है? जीव है। यह क्या है? एक प्रकार के जीव का क्या है? यह प्लेटी हेल्मेने जो थीज में जो है एक प्रकार क्या है? जीव का क्या है? समूह है। और यह जो जीव का जो होता है इसमें जो उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन फ्लोम द्वारा होता है। इसमें जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोम द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? फ्लोम द्वारा होता है। तो प्लेटे हेल्मेनेथिज्म समूह का जो जीव होता है उसमें जो क्या होता है? उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बोलिए किसके द्वारा होता है? और जो प्लेटे हेल्मेनेथिज्म जो है इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चिपटा कीट या चिपटा जीव कह सकते हैं, चिपटा कीट या चिपटा जीव। जो क्या होता है? चिपटा कीट या जो चिपटा क्या होता है? जीव होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्लेटे हेल्मेनेथिज, प्लेटे हेल्मेनेथिज। और इसमें जो क्या होता है? उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोम। किसके द्वारा होता है? फ्लोम। किसके द्वारा? फ्लोम। फ्लोम किसके द्वारा? फ्लोम। और फ्लोम जो क्या होता है? यह एक प्रकार क्या होता है? यह एक प्रकार का कोशिका होता है। फ्लोम क्या होता है? एक प्रकार का कोशिका होता है। यह जो है प्लेटे हेल्मेनेथिज में जो है यह क्या है? यह एक परिजीवी है। यह क्या है? परिजीवी है। क्या है? परिजीवी है। इसकी संख्या कहिएगा, संख्या, इसकी संख्या लगभग 13,000 है। ये संख्या कितना है? 13,000 के क्या है? आसपास। इसका उदाहरण कौन है? प्लेनेरिया है। इसका उदाहरण कौन हो गया? प्लेनेरिया। जो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे कहा जंतुओं में जब पढ़ेंगे प्रजनन तो उसमें मिलेगा प्लेनेरिया। कौन? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया खास विशेषता होगा, इसके जहां से काटिएगा वहीं से क्या होता है? फिर क्या होता है? नया अंका होता है, इसमें बन जाता है। इसको कहां रखा गया? प्लेटे हेल्मेनेथिज। एक होता है समूह को होता है एनिलीडा समूह। कौन समूह? जो एनिलीडा समूह जो होता है ना, एनिलीडा, एनिलीडा समूह में, एनिलीडा समूह में जो क्या होता है? उत्सर्जन। कौन समूह? एनिलीडा। यह एनिलीडा समूह भी कहां पढ़े हुएगा बताइए आप? 10वां पढ़े हुएगा, 9वां में। इसमें जो उत्सर्जन होता है वह नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया। यानी कह सकते हैं निडेरिया एनिलीडा समूह के जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन क्या होता है? नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा होता है। किसमें? किसमें? एनिलीडा समूह में। किसमें? एनिलीडा समूह में जो क्या होता है? उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा होता है? बोलिए बोलिए। इसका जो शरीर होता है ना, इसके शरीर, इसके शरीर, इसके के बाहरी भाग पर कंकाल नहीं होता है। कंकाल यानी कह सकते हैं यह क्या होता है? यह कंकाल रहित होता है। अब यह इसके समूह में कौन आ जाता है? तो इसके समूह में एनिलिडा में आता है आपका केचुआ। कौन? केचुआ, जोंक। केचुआ जोंक देखे हैं? केचुआ देखे हैं? जोंक। और एक होता है नेरिस। ये क्या होता है? नेरिस। यह सब जो है इसी एनिलिडा समूह का है, उदाहरण है। यानी इसमें जो अगर एग्जाम में पूछ दे केचुआ में, अब तो पूछेगा नहीं, उसकी मर्जी कि एनिलिडा समूह में उत्सर्जन कैसे होता है। उसका मन करे केचुआ में उत्सर्जन कैसे होता है तो कह सकते हैं नेफ्रेडिया द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रेडिया द्वारा। जोक में भी किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा। नेरिस में भी। यानी कि एनिलिडा समूह के जितने जीव आपको देखने को मिल जाए वो सारे समूह में
नेफ्रेडिया द्वारा क्या होता है। अब ये जो आपका जो क्या है केचुआ है, इसको हम लोग जान जाइए इसी साथ, इसको बोलते हैं किसान का मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान का मित्र। और जोंक जो होता है इसको बोलते हैं किसान का शत्रु। तो क्या बोलते हैं हम लोग? किसान का क्या होता है? यह शत्रु होता है। कौन? जोंक। जो किसान का शत्रु है, और केचुआ क्या है? किसान का क्या होता है? मित्र। ये आपका कौन हो गया? बोलिए बोलिए, ये क्या हो गया? कौन हो गया आपका? ये एनिलिडा समूह खत्म। अब एनिलिडा समूह के बाद होता है कौन? एक होता है क्रस्टेशिया। कौन समूह होता है? क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया समूह में जो उत्सर्जन होता है वह होता है ग्रीनलैंड। किसके द्वारा होता है? ग्रीनलैंड द्वारा। किसके द्वारा होता है? बोलिए। ग्रीनलैंड की ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड होना चाहिए, ग्रीन ग्लैंड। याद रखे लो, कौन? ग्रीन ग्लैंड द्वारा किसमें होता है? क्रस्टेशिया समूह के जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है। अब है कौन? मुलस्का समूह। कौन? मुलस्का। मुलस्का, इसी में घेगा हुआ सब आता है, ऐठा उठा जितना लोग खाते हैं ना, सब की समूह में आता है मुलास्का समूह में। तो मुलास्का समूह के जो जंतु होता है ना, मुलास्का समूह के जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन वह होता है वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी। जिसको क्या बोलते हैं कि मुलास्का समूह के जंतु में किसके द्वारा होता है? बोलिए। किडनी के द्वारा। किसके द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है? किडनी के द्वारा। इसका उदाहरण कह सकते हैं कौन? घोंघा। कौन? घोंघा। एग्जाम में पूछता है इन मुलस्का समूह का जीव है या घोंघा किस समूह का जीव है? तो मुलस्का। घोंघा कहिए, सीप कहिए। सीप देखिए एक संख खाता है, देखिए घूमता है, वो सब क्या है? इसी समूह का है। ऑक्टोपस। कौन? ऑक्टोपस। ये सब क्या है? इसी मुलस्का समूह का क्या है? जीव है। ठीक है। इसमें क्या होता है? बोलिए। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? चलिए अब है, अब इसको खूब बढ़िया समझिए। मानव उत्सर्जन। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जितने जीव जंतु, सारे जीव जंतु के बारे में लोग पढ़ लिए, लेकिन सबसे बड़ा क्या जीव जंतु हम लोग अभी बाकी हैं। तो इस मनुष्य के बारे में भी जानिए कि मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से, किसमें? मनुष्य में। तो जो मनुष्य में जो होता है, मनुष्य में जो उत्सर्जन होता है, मानव में जो उत्सर्जन होता है, यह वृक्क द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें वृक्क होता है, मूत्राशय होता है, मूत्रवाहिनी होता है। तो ध्यान समझिए, जो मानव उत्सर्जन में एक जोड़ा क्या होता है? वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क, यानी कि किडनी। और यह जो एक जोड़ा जो क्या होता है, जो वृक्क होता है, हम लोग कहाँ रहता है? शरीर में जो दो किडनी, इसी को क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। दोनों का होता है समान रूप से क्या करता है? काम करता है। और किसी कारणवश क्या करना पड़ा, अगर एक किडनी को डोनेट करने की आवश्यकता पड़ गया तो कोई जो क्या हो जाइएगा? आप मरिएगा। उसी प्रकार रहिएगा, जिस प्रकार अगला रह रहा है उसी प्रकार आप भी रहिएगा। लालू यादव का बेटी के देखे है ना, क्या की है? अपने पिताजी क्या किए? ये किडनी क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्या तो जिंदा नहीं है, स्वस्थ नहीं है? वो भी स्वस्थ है। उतना ही जितना ये वो किडनी काम करेगा, उतना ही तो वो किडनी काम करेगा। बात समझ में आता है ना? तो अगर ये वो किडनी भी हम लोग के अंदर है तो कोई दिक्कत, विशेष दिक्कत की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा परहेज क्या होता है? आवश्यकता होता है। ऐसे हम लोग शरीर में कितना जोड़ा? तो एक जोड़ा क्या होता है? बोलिए। वृक्क होता है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। एक जोड़ा क्या होता है? एक जोड़ा क्या होता है? मूत्रवाहिनी। और एक मूत्राशय। एक मूत्राशय एवं एक मूत्र मार्ग होता है। और इन्हीं के सम्मिलित रूप को,
इन्हीं सब के किन को, तो इनके सम्मिलित रूप को, किनके, इनके इस पूरे का कर, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं हम लोग, मानव उत्सर्जन तंत्र। या मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या रहता है, एक जोड़ी वृक्क रहता है, एक जोड़ा क्या रहता है, मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय क्या होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। ये कहाँ, एक मानव में। और इसी पूरे को क्या कहते हैं बोलिए हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग बोलिए, मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। और इस मानव उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं किसके बारे में, वृक्क के बारे में। किसके, वृक्क यानी कौन, किडनी। सो क्या बोलते हैं बोलिए हम लोग, किडनी। वृक्क यानी कथी, किडनी। कथी, किडनी के नाम सुने हैं? अच्छा, कौन कौन इसमें किडनी के नाम नहीं सुना है? लेकिन आपसे कोई कहेगी वृक्क, तो वृक्क का नाम आप हो सकता है कि भुला जाइए, लेकिन किडनी कोई कहे किडनी फलाना के का खराब हो गई बा, तो किडनी वाला बात ना भूल पाए। देखिए, तो यह वृक्क जो होता है हम लोग शरीर में कितना रहता है बताइए, और रहता है वृक्क 2 गो, एक जोड़ा यानी क गो, 2 गो वृक्क रहता है। यानी कह सकते हैं यह वृक्क जो होता है यह एक जोड़ी होता है। यानी कि एक जोड़ी कहने के मतलब हमारे शरीर में कितनी संख्या बताइए, 2। यह जो वृक्क जो होता है इसका आकार कहा जाए, इसका आकार जो होता है सेम के बीज के समान। कई बार पूछा गया, एग्जाम पूछा गया सवाल है, वृक्क का आकार किसके समान होता है, तो ऑप्शन रहेगा मटर के बीज, सेम के बीज, बकला के बीज, चन्ना के बीज। तो क्या कहेंगे बोलिए, सेम के बीज के समान क्या होता है बोलिए, वृक्क का क्या होता है, आकार होता है। इसका वजन जो होता है, वजन 140 से 150 मिलीग्राम होता है। किसका वजन, कथी, मिलीग्राम। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्राम में भी जा सकते हैं। यानी कि कौन, यानी कि एक वृक्क का जो वजन होता है और आप कह सकते हैं 140 ग्राम भी आप कह सकते हैं, या 140 अगर mg कहना होगा तो mg के लिए क्या करेगा, चेंज करे क्या ग्राम को क्या करना होगा आपको, मिलीग्राम में क्या करना, बदलना होगा। ये सबसे बढ़िया याद रखिए कथी, जो वृक्क होता है इसका वजन कितना होता है बोलिए, 100। और ये जो किडनी जो होता है, यानी कि जो वृक्क होता है ना, वृक्क, इसमें लगभग 11 से 12 लाख नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। अगर चर्चा हो नेफ्रॉन का तो कह सकते हैं वृक्क यानी वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। भाग या इकाई, वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयों का कहते हैं हम लोग, हम वो क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन जो है इसकी संख्या जो होता है कितना, लगभग 11 से 12 लाख होता है। कहाँ बोलिए, कहाँ, मानव शरीर। और जो वृक्क के बारे में जो अध्ययन करने वाला जो होता है, वृक्क के बारे में इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी का कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को, यानी कि वृक्क के बारे में अध्ययन करने वाले पुस्तक क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और ये जो क्या होता है, जो वृक्क जो होता है, यानी जो वृक्क जो होता है यह क्या करता है, रक्त से यूरिया क्या करता है, अलग करता है। कौन, यह जो वृक्क जो होता है यह क्या करता है, यह रक्त से यूरिया को अलग, कौन, जो वृक्क यानी जो किडनी होता है क्या करता है, यूरिया क्या करता है, अलग करता, क्या करता है, अलग करता है। और मूत्र का निर्माण करता है, यानी कि मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है कहाँ होता है,
इसी वृक्क में यानी किडनी में क्या होता है, इस मानव यह क्या करता है, यूरिया से क्या करता है, रक्त से यूरिया को अलग करता है और मूत्र का क्या करता है, यह निर्माण करता है। कौन? यह जो वृक्क जो होता है ना, जो वृक्क जो होता है, वृक्क यह गहरे लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? यह गहरे लाल रंग का होता है। कौन? वृक्क। इसका रंग कैसा होता है? अगर पूछा जाए कि वृक्क का रंग कैसा होता है, क्या कहिएगा? लाल। और इसकी लंबाई जो होता है, वृक्क का क्या होता है, इसकी लंबाई जो होता है वह 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई जो होता है लगभग कितना? 6 सेंटीमीटर। और इसका जो मोटाई होता है वह होता है 4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। किसका? वृक्क का। यानी जो वृक्क जो है, जो किडनी जो होता है, किडनी की लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। ये जो क्या करते हैं, हम जाकर जब अपने किडनी की जब जांच कराते हैं तो क्या करता है, इसके माप उसके पास मालूम है कि किडनी का एक्चुअल माप कितना होता है। अब देखेगा उसके स्केल से क्या होगा, 10 से अधिक होगा, कहेगा आपका किडनी का होगा बड़ा, किडनी में कह देगा सूजन हो गई बा। इससे कम होगा तो कहेगा किडनी का होगा आपका पतला हो गई बा। क्या है उसके पास एक्चुअल क्या इसका माप है। तो आप भी तो जान जाइए। अगर क्या किडनी की जांच करना पड़े, अगर डॉक्टर नहीं है तो आप इससे भी क्या कर देख सकते हैं कि भाई हमारा किडनी पहले किस टाइप का है, पहले किडनी था लगा, किडनी खराब है कि तो किडनी अगर नॉर्मल होगा तो 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और कितना 4 सेंटीमीटर। तो किडनी की लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई, मोटाई, या वृक्क जो होता है ना, यानी कि प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग उत्तल, बाहरी भाग क्या होता है? उत्तल। और अंदर का भाग अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। यानी यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्क के भीतरी भाग का आकार कैसा होता है, तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। और बाहरी भाग क्या होता है? उत्तल होता है। किसका? वृक्क का। ठीक है ना। और वृक्क के एक धंसा हुआ भाग होता है, कल इसका फोटो बनाएंगे आपको। वृक्क के किसके, यानी जो वृक्क जो होता है क्या होता है? वृक्क यानी जो क्या होता है, किडनी होता है, इसका जो क्या होता है, जो धंसा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पेलिवस। क्या बोलते हैं हम लोग? पेलिवस। उसको हम यानी वृक्क के धंसे भाग को पेलिवस, यह एग्जाम पूछता है पेलिवस किसे कहते हैं, तो वृक्क के धंसे हुए भाग। और इसका निर्माण जो होता है किसका, जो वृक्क का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण तो अभी बताए हैं, बोलिए इसका निर्माण कहाँ होता है, कौन करता है, तो अभी ना बताए हैं, नेफ्रॉन। किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है बताइए? कितना? 11 लाख से 12 लाख। किताब में 10 लाख भी का होता है, चर्चा मिलता है। ठीक, यह वृक्क का लगभग सारा का कर दिया आपको हम बता दिए। अगर आपसे वृक्क में कोई सवाल पूछता है तो इसके बाद गो सवाल आपके 10वां क्लास में ना मिलेगा। आप इसके लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, मन करे तो एससीईआरटी पढ़िए, आलोक पढ़िए, भारतीय भवन, जो बुक पढ़िएगा लगभग सारा का निचोड़ आपको कहां मिलेगा, इस वृक्क में क्या हो गया, देख लीजिए एक बार वृक्क पूरा देखिए। यह जो वृक्क होता है क्या होता है, यह एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में इसकी संख्या कितना होता है, 2 गो होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका जो वजन होता है 140 से 50 जीएम होता है। और इसमें कितने 11 से 12 लाख क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। और यही नेफ्रॉन क्या करते हैं, वृक्क का क्या करते हैं, निर्माण क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वृक्क के अध्ययन क्या बोलते हैं हम, वृक्क के अध्ययन करने वाले को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और ये जो वृक्क जो होता है क्या करता है, हमें रक्त से यूरिया क्या करता है, अलग करता है। और मूत्र का क्या करता है, यह निर्माण करता है। यह क्या करता है, यह गहरे लाल रंग का होता है। वृक्क का रंग कैसा होता है, बिल्कुल डार्क रेड होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है, इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर होता है। और प्रत्येक वृक्क के जो बाहरी भाग होता है वह उत्तल कैसा होता है, उत्तल क्या होता है, उत्तल। और इसका भीतरी भाग क्या होता है, अवतल होता है।
इसके धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? प्लीवस कहते हैं। और इसका निर्माण कौन करता है? तो नेफ्रॉन। कौन करता है? नेफ्रॉन। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र में, इस मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या हम लोग पढ़ लिए? वृक्क पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? बोलिए, एक जोड़ा वृक्क हो गया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा सा मूत्रवाहिनी, उसके मूत्राशय और कौन? मूत्रभाग। अब इस प्रकार क्या हो जाएगा हम लोग का? मानव उत्सर्जन तंत्र। और उसका कुछ बचेगा कौन? डायलिसिस के बारे में बचेगा। डायलिसिस का कर देंगे एक दिन हम, एक दिन क्लास लगेगा किसका? डायलिसिस का। और डायलिसिस का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस उसके बाद आपका उत्सर्जन चैप्टर का होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ना है? बोलिए, मूत्रवाहिनी। कौन? मूत्रवाहिनी। यह क्या है? मूत्रवाहिनी जो है यह मानव उत्सर्जन तंत्र का है, बताइए, भाग है। यह क्या करता है? यह किडनी से, यानी कि वृक्क से, यानी कि किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाता है। यानी कि अगर आपसे क्या किया जाए, पूछा जाए कि मूत्र को मूत्राशय तक कौन पहुंचाता है, तो वह कौन होता है? मूत्रवाहिनी, यानी कि मूत्र का वहन करने वाला। तो जो क्या करता है? किडनी से, कहा? किडनी। हालांकि मूत्र का निर्माण कहा? किडनी से। या किडनी से मूत्र को कहां पहुंचा देता है? या मूत्राशय में क्या करता है? पहुंचाता है। और इसकी लंबाई जो होता है, मूत्रवाहिनी की जो लंबाई होता है वह 10 से 12 इंच होता है। कितना होता है? यह क्या होता है? 10 से क्या होता है? 12 इंच का होता है इसकी लंबाई होता है। किसकी? मूत्रवाहिनी की। अब है मूत्रवाहिनी हो गया। अब क्या है? मूत्राशय। मूत्राशय, यह मूत्राशय जो है यह क्या है बताइए? यह मानव उत्सर्जन तंत्र का, यह मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या है? भाग है। यह क्या है? तो यह मानव उत्सर्जन तंत्र का, बताइए, भाग है। यह जो मूत्राशय जो होता है यह क्या करता है? यह मूत्र का संग्रह करता है। यह क्या करता है बउआ? मूत्र का संग्रह। यानी कि मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कौन करता है? बोलिए, मूत्राशय करता है। कौन करता है? मूत्राशय। इसके अग्रभाग पर, मूत्राशय के अग्रभाग पर, यानी कि इसके अग्रभाग पर, इसके अग्रभाग पर मूत्र मार्ग होता है। किसके अग्रभाग पे मूत्र मार्ग होता है? तो कह सकते कौन? मूत्राशय के अग्रभाग पे क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। अब आपका बच गया कौन? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। अब मूत्र के बारे में थोड़ा सा क्या जानेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर का होगा ही खत्म। देखिए, यह मानव उत्सर्जी पदार्थ है। यह मानव उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें यूरिया की मात्रा, हालांकि नहीं, इसमें यूरिया की मात्रा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसका रंग पीला, यह एग्जाम में पूछता है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? इसका रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी कि मूत्र का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण होता है? बोलिए, किसके कारण होता है? बोलिए, मूत्र मार्ग, किसके? यूरोक्रोम। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान 6, कितना होता है? 6। इसका पीएच मान कितना? 6 होता है। इसकी अब प्रकृति की चर्चा करिए, अब इसकी प्रकृति क्या होगा? तो यह क्या होता है? यह अम्लीय होता है। यह क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। मूत्र यह मानव उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें यूरिया की मात्रा क्या होता? अधिक होता है। इसका रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसके प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। प्रतिदिन शरीर से 1.5 ml का होता है मूत्र का उत्सर्जन होता है।
ठीक है। अब है मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? यह किसमें हो गया? मूत्र से संबंधित हो गया। तो इसमें जो यूरिया होता है मूत्र में, जल अब कराता है लगभग 95%। कौन? मूत्र में। यूरिया रहता है इसी के आसपास, यानी कि लगभग 2 से 3%। और जो अन्य पदार्थ होता है 2 से 3, ठीक है। अन्य मिले कितना? 1 से 2%। जल 95% सही है, यूरिया 2 से 3% और अन्य पदार्थ कितना? 1 से 2%। इस प्रकार आपका मानव उत्सर्जन तंत्र समाप्त। अब आपका बच गया कौन? डायलिसिस। क्या करना है? डायलिसिस करने के बाद डायलिसिस क्या कर देंगे? कल क्या कर देंगे? पढ़ा देंगे। डायलिसिस क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, हो गया। बहुत करो। अब कहाँ पूछिए।